प्लस है ना, आगे से लाइट कम बेसी होते रहता है। चालीस 45 क्वेश्चन भेजो मुझे। हाँ जी, चलिए ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल आप लोगों को पूछना है, पूछिए। पीपीएम में, ओके, पीपीएम, पीपीएम है ना। चलिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय की द्रव्यमान बटा बिलियन का क्या द्रव्यमान, दोनों किस में होना चाहिए? ग्राम में, और गुने 10 टू दी पावर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, दिख रहा है ना, न्यूमेरिकल है। इसमें 0.3, कोई बात नहीं, 3 4 कोई भी पूछ सकते हैं, ये नहीं बना है, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, 0.02 ग्राम प्रदूषक है कितना पानी में? बोलिए, 500 ग्राम जल में आपका प्रदूषक उपलब्ध है ना। इसका मतलब है कि 500 ग्राम में बहुत अल्प अमाउंट में कौन है? प्रदूषक है। इसको दिखाने के लिए हम लोग पीपीएम या पीपीबी का प्रयोग कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत ही अल्प अमाउंट में है। कौन सी अमाउंट में? अल्प अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पीपीएम बराबर क्या होता है? पीपीएम बराबर, बोलो क्या होगा? पीपीएम बराबर फॉर्मूला विलेय की मात्रा, यहां पे लिखेंगे विलेय ना, विलेय की क्या? विलेय की मात्रा, और नीचे क्या लिखेंगे? विलायक, 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 बिलियन, बिलियन की क्या? बिलियन की मात्रा गुने 100, 100 की 10 के पावर 6 की 9, 6 होगा ना, 6 होगा, 10 के पावर 6। क्लियर? और इसी पे तो रखना, आपको हल कर लेना है। विलेय इसमें कौन है? मतलब जो उसमें पानी में उपस्थित होगा, तो पानी में उपस्थित कौन है? कोई प्रदूषक है ना। तो यहां से लिखेंगे पीपीएम बराबर, है ना, विलेय की मात्रा आपका कितना है? 0.002 किसमें है? ग्राम में। और नीचे भी किसमें है? ग्राम में। तो बदलना नहीं ना है, ये भी आपका ग्राम में है, और गुने 10 के पावर, परसेंट में लिखना होगा तो कितना से गुना? 10 के पावर 2 से, 2 से ना, परसेंट, परसेंट में दिखाना तो 10 के पावर 2 से, और पीपीएम में दिखाना तो 10 के पावर कितना? 6, और पीपीबी में दिखाना हो तो 10 के पावर 9। क्लियर? हल कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, है ना, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट हटेगा तो फाइनली कितना आएगा? ऊपर में 2 होगा जी, और नीचे 500 ना है, और साथ में पॉइंट हटेगा तो कै गो जीरो आएगा? 3 जीरो आएगा, और गुने 10 के पावर कितना है? 6 है ना। हल कर लेते हैं। तो नीचे भी जरा देखिए तो कितना जीरो हो रहा है? 3 और 2 5 जीरो। ऐसा करते हैं कि नीचे भी 6 जीरो बना लेते हैं, ऊपर भी 6 जीरो बना सकते हैं ना, या जैसे आपको मन करे वैसे हल कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 हो गया, गुने 10 के पावर कितना है, और यहाँ पे लिख दिए 5, 5 गुने 10 के पावर कितना?
5। सही की गलत? सही है। तो हल करेंगे तो हो जाएगा 2/5 और गुने 10 के पावर 1 आई हो गया 20 बटा कितना 5 जो कि कितना 4 ppm। क्लियर? इसी प्रकार से तो बनाना आपको हो जाएगा। चलिए और पूछना है क्या? कोई प्रश्न है? सब तो सिंपल था, एक जैसा क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन का तो लेवल टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। और पूछिए, और अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? क्या ये पूछना है? बोलिए। मोल अंश वाला, चलिए ठीक है वो भी देख लेते हैं। मोल अंश तो और ऊपर चलेगा ना, मोल अंश। मोल अंश मोल अंश देखिए आ गया, ठीक है। ये ना मोल अंश बराबर क्या होगा देख लीजिए, किसी घटक के सभी मोलों का कुल अनुपात, सॉरी मोलों में अनुपात मोल अंश कहलाता है। कहने का अर्थ है कि इसका जो फॉर्मूला बनाए थे मोल अंश बराबर, याद है आप लोग को? मोल अंश बराबर होता था x बराबर ना, x बराबर क्या लिखेंगे? मान लो हम निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। दो घटक है, एक A और एक B है। उस स्थिति में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, है ना? मतलब ऊपर में क्या है? किसी घटक का मोल, किसी घटक की क्या? किसी घटक की क्या बोलो? मोलों की संख्या। और नीचे क्या बोलिए? नीचे क्या बोलेंगे? बिलियन के सभी घटक ना, सभी घटक के मोलों की क्या? मोलों की संख्या ना। अब बोल सकते हैं कुल मोलों की क्या? संख्या। इसी पे तो बनाना है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि एक ही प्रकार के राशियों का क्या है? अनुपात है। उसी प्रकार से अगर लिखना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और फिर बताए थे जो कि पेपर में ये प्रश्न आ सकता है, ठीक ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर कितना? 1 होता है। यहां से निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A तो होगा 1 माइनस XB। मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर 1 माइनस XA, ठीक है ना? गणित पढ़िएगा तो प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा कुछ हद तक क्वेश्चन वहां पे देखने के लिए मिलता है, नहीं? चलिए तो इसी पे बता देते हैं, ये आपका क्वेश्चन है जी। आपस में बात नहीं करिए, आपस में बात नहीं करो, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा ना? चलो 18 ग्राम क्या है? हालांकि तो बताएं, तो दूसरा बता दें क्या? चलिए दूसरा बता देते हैं ना। चलो दिख रहा ना? 22 ग्राम NaOH है और 40 ग्राम क्या है? पानी है ना। और दोनों को आपस में मिला दिया गया है। NaOH का मोल अंश निकालिए। किसका? NaOH का। मतलब ये विलेय है कि विलायक? पानी यहाँ पे क्या है? विलायक, तो क्या होगा? विलेय। मतलब विलेय की क्या निकालना है? मोल प्रभाज या मोल अंश। सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ लिख सकते हैं आप? गिवन डेट ना, दिया गया है नहीं, क्या क्या दिया हुआ है बोलो? NaOH का क्या? NaOH का द्रव्यमान ना, NaOH का क्या द्रव्यमान कितना है? बोलिए 22 ग्राम है जी, है ना? उसी प्रकार से H2O का क्या? H2O का द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान कितना? 40 है ना? 40 के बाद U लिखेंगे ना? U लिख सकते हैं या G लिख देते हैं ना? ओके, तो अब क्या करेंगे? मोल की संख्या निकालिए। NaOH में मोलों की क्या? मोलों की संख्या, ठीक है ना? मोलों की क्या? संख्या। दिया हुआ द्रव्यमान कितना है?
22 ना, दिया हुआ द्रव्यमान 22 है। और NaOH का आप कितना जानते हैं, 11th क्लास में पढ़े होंगे ना। 11th क्लास में Na मतलब सोडियम, सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का 16 और प्लस 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना, जोड़िए 23 और 16 कितना हो गया, मतलब 40 हो रहा है क्या, 40 हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 40, क्लियर, ओके। अब चाहो तो आप पानी का निकालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अगर इसमें यहाँ पे सिर्फ किसको पूछा है NaOH का, तो बाकी नहीं निकालिए, है कि नहीं। चलो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। ऊपर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हालांकि निकालना पड़ेगा उसका भी जी ना, ना पता चलेगा उसका भी कितना है। H2O में H2O में मोलों की क्या, मोलों की संख्या, मोलों की, आंकड़ा कहीं उल्टा तो नहीं ना है, आंकड़ा उल्टा ना, क्या जी। चलिए जो भी आंकड़ा है उसी को मान करके हम लोग बनाते हैं। 40 है, और आप कितना जानते हैं पानी का, और जब की परीक्षा देने गए थे ना, उसमें आया था H2O के आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है 18, 16, 20, 28 इस प्रकार से, तो कितना होगा 18 होगा, ठीक है। H2O में मोलों की संख्या 40 बटा कितना 18, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको काटिएगा तो कितना होगा बोलिए 11 बटा 20, और यहाँ पे 20 बटा 9। अब आपको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो ऊपर में कितना रखेंगे, ऊपर में 11 बटा 20 और नीचे में 11 बटा 20 प्लस 20 बटा कितना 9 ना। और इसी को हल करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा, हल कर लें, कर लीजिएगा, बोलिए 11 बटा 20 होगा, और हल कीजिएगा तो एलसीएम के रूप में कितना आएगा 180। देखिए तो 20 9 का एलसीएम कितना होता है, इसको पलट दिए एक स्टेप ऊपर, तो 11 99, और 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400, तो 400 प्लस 99 बराबर कितना 499, 499, 20 नवा 80 से, मतलब हो गया 99 बटा कितना 99 बटा 499। एक से छोटा की बड़ा, बोलो एक से छोटा की बड़ा, छोटा। अरे आप लोग को भी बताया ना कि मोल फ्रैक्शन में सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से बड़ा कैसे होगा, नहीं ना, तो भाग आप लोग दे दीजिएगा। अच्छा मान लो किसमें निकालने के लिए कहा था, किसको, इसमें निकालने के लिए कहा था पानी को, तो कितना होता, पानी को निकालना है तो आप या तो इसको 1 में से घटा दीजिए, नहीं तो फिर आप फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। हम कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता 1 माइनस 99 बटा कितना 400, तो हल करेंगे तो ऊपर आएगा 400 और नीचे आएगा 400, और दोनों के जोड़ के देखिए तो, ये दोनों को जोड़ के देखिए तो एक आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए, है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और पूछना है क्या किन्हीं को, बोलिए, मोबाइल नंबर पूरा तिरछा हो इस पे एकदम तिरछा। और पूछना है, सब बनाए कि नहीं आप लोग, होमवर्क जब मिलता है तो बना लिया कीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या और पूछना तो पूछिए, हो गया है ना, बनाए हैं, नहीं तो गलती करते हैं आप लोग, ठीक ना। लगन सबका है, हम लगन में आपका क्लास बंद रख रहे हैं क्या, नहीं है ना, क्लास ले रहे हैं कि नहीं, क्लास ले रहे हैं तो आप भी पढ़िए, लगन तो आते जाते रहेगा, ठीक ना। आपका बोर्ड का एग्जाम दोबारा तो आवेगा, लेकिन ये बार नहीं आवेगा, ठीक है। पूछना है क्या, देखो बढ़िया से, नहीं तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आपका 7% जो बचा है उसको पढ़ेंगे जी हम लोग, सुनिएगा कोई नया टॉपिक। पहले हम लोग समझेंगे विलयता, क्या समझेंगे, विलयता से आप क्या समझते हैं, विलयता मतलब सोलुबिलिटी ना, विलयता मतलब सोलुबिलिटी, याद आप लोगों को परिभाषा बताइए तो, सोलुबिलिटी से क्या समझते हैं, विलयता का क्या मतलब है, विलयता का मतलब है कि कोई निश्चित विलायक में निश्चित ताप पर कोई विलेय कितना घुलनशील है या कितना उसमें घुलता है ना। कहने का है कि आपके पास पानी है और उस पानी में आपके पास एक बर्तन है जिसमें 1 लोटा पानी है, मतलब बर्तन में पानी है, और बर्तन में पानी है और 1 चम्मच आपने क्या डाल दिया, चीनी,
उसी प्रकार से दूसरा बर्तन लिया, उतना ही पानी लिए, ठीक है। और उसमें हमने 4 चम्मच क्या डाल दिया है, चीनी। आप बताओ कौन तनु और कौन तनु और कौन सांद्र होगा। पहला वाला में पहला वाला में सिर्फ 1 चम्मच क्या है, 1 चम्मच चीनी है और समान अमाउंट में पानी है ना। तो कहने का अर्थ है कि एक बनेगा सांद्र और एक बनेगा तनु। तो पहला वाला पतला बनेगा और बाद वाला क्या बनेगा। अच्छा, आप कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई दोनों को देख करके हम क्या बता सकते हैं, तो आप कहिएगा ना कि देखिए दोनों में पानी की मात्रा एक जैसा है, लेकिन उसमें डाली गई चीनी की मात्रा जो है उन दोनों में अंतर है। इसका मतलब है कि आप दिमाग लगा लिए कि कौन सा बिलियन बहुत बढ़िया होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला। आप किसको देख करके या किसको जज करके, आपने देखा कि किसी निश्चित अमाउंट का जो पानी है, निश्चित मात्रा पानी का है और उस पानी में कोई पदार्थ कितनी अमाउंट में घुली हुई है, उसको देख करके आप उसको क्या किए, जज किए कि तनु है, मतलब ये पतला है, अभी गाढ़ा है ना। इसका मतलब है कि एक निश्चित पानी की मात्रा में घुलने वाली जो विलेय की मात्रा है, वह मात्रा ही उसके लिए क्या कहलाएगा, विलेयता कहलाएगा। क्या विलेयता का मतलब है कि निश्चित विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेंच है, तो बेंच पे मान लो कि यहाँ पे नियम बन चुका है कि एक बेंच पे 3 लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 40 बेंच है, तो 40 गुने कितना, 3 ना। लेकिन अब कंडीशन हो गया कि विद्यार्थी बढ़ जाएगा तो बेंच में बैठने वाले, प्रत्येक बेंच पे बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 होना चाहिए। तो क्या 4 एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सुन, क्या होगा, उतना स्वतंत्र तरीका से नहीं जितना कि 3 बैठते थे वो। मतलब कहने का अर्थ है कि देखिए उसमें अरेंजमेंट तो हो गया, लेकिन जो बेंच पे 3 वो बैठ रहे थे वो बढ़िया से लिख पाएगा आसानी से, उसको उतना मतलब परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड वाला जो कंडीशन है जिसमें एक बेंच पे कितना 4, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भीड़ इसमें ज्यादा है, उसमें कम है। एक हो गया से क्या हो गया, एक ऐसे कम भीड़ वाला और एक ऐसे ज्यादा भीड़ वाला। इसका मतलब कि पहले वाला जो है वो क्या है, एक बेंच पे 3 ना, तो तनु वाला, तनु के सेंस में मतलब कह रहे हैं कि बेंच का जो डायमेंशन है उस डायमेंशन में कितने लोग, 3। अच्छा, पहले वाला कंडीशन में 3 लोग, लेकिन बाद वाला कंडीशन में उसमें 4। अब बेंच की लंबाई बढ़ गया कि घट गया कि उतना ही है, उतना ही है। इसका मतलब है कि आपने किसको बढ़ा दिया, आपने बढ़ाया है विद्यार्थियों की संख्या को। तो मान लो कि बेंच जो है, बेंच का जो डायमेंशन है या बेंच जो है वो विलायक के रूप में है और उसमें बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं उसको विलेय मान लिए। अगर समझाना चाहते हैं तब, नहीं तो देखिए वही लंबाई वही बेंच पे पहले 3 लोग बैठते थे, लेकिन अब 4। इसका मतलब कि पहले वाला कंडीशन में क्या है, पहले वाला कंडीशन में 3 लोग और बाद वाले कंडीशन में 4 लोग। तो इस अगर सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो कहलाता है क्या, सोलुबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं विलेयता, या इसी को कह सकते हैं घुलनशीलता। क्या कहते हैं, घुलनशीलता ना। जैसे कि मान लीजिए कि पानी है और पानी में कोई चीज को पानी में आपने बालू डाला है और पानी में आपने मान लेते हैं कि चीनी आपने डाला, कौन आसानी से घुल जाएगा, चीनी। बालू तो आपको घुल में नहीं करेगा क्योंकि बालू आपका घुलनशील है कि अघुलनशील है, अघुलनशील है नहीं। लेकिन मान लो कि ऐसा कोई 2 पदार्थ होते हैं जिसमें से एक चीनी है और एक मान लो कि कोई और दूसरा पदार्थ होगा, हमने ले लिया मान लो कि पानी के साथ में तेल का कॉम्बिनेशन है ना, मिश्रण बनता है ना कि पानी तेल के मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। समांगी है कि विषमांगी, विषमांगी है तो बना ना खीर। सॉल्यूशन भले नहीं बनेगा लेकिन क्या बनेगा, मिश्रण तो बन सकता है ना, तो वही बात है। तो आपको सोलुबिलिटी समझ, 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक ना। विलेयता से क्या समझते हैं, तो किसी निश्चित विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। या बोल सकते हैं कि मान लो कि हमने जल की अमाउंट को मान लिया 100 ग्राम, ओके। 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को हमने क्या कहा, विलेयता कहते हैं। मान लो कि 100 ग्राम पानी है मेरे पास और उसमें मान लेते हैं कि 100 ग्राम पानी में मान लेते हैं कि 25 ग्राम चीनी घुल जाती है सपोज, नहीं तो 100 में कितना 25। अब उसी को हम क्या करेंगे कि घुलाने के प्रक्रिया में हम तापमान को भी इंक्लूड कर देंगे, गर्म कर देंगे। कम घुलेगा कि ज्यादा, इसका मतलब है कि विलेयता ताप को बढ़ाने या घटाने से क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। नहीं ऐसा होता है ना कि आप मान लो कि 2 व्यक्ति हैं जो अलग अलग तरीका से क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीका से चीनी और पानी को मिला करके शरबत बनाना चाहते हैं। एक वे विद्यार्थी हैं जो
ठंडा पानी में क्या कर रहा है, ठंडा पानी के साथ में चीनी को मिला करके सॉल्यूशन बनाया है। अब एक विद्यार्थी हुए हैं जो थोड़ा सा सेंसिबल बॉय है, क्या सेंसिबल विद्यार्थी है, तो क्या किया कि पानी गर्म करके और तब उसमें क्या डाला है, चीनी। तो बताओ किस कंडीशन में घुलने वाली चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा, पहला वाला में कि दूसरा वाला में? दूसरा वाला में नहीं, क्योंकि हम उसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होगा कि नहीं, तो गतिज ऊर्जा जब होगा तो घुलने की क्षमता बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। नहीं, तो देखिए यहाँ पे तापमान क्या किया, तापमान उसको प्रभावित किया है। नहीं, यहाँ पे दाब भी उसी प्रकार से होगा। दाब में हालांकि जनरली उतना देखने की आपको नहीं मिलता है। ठोस वाला नहीं, ठोस की जब विलयता होता है ठोस वाला में, ठोस जैसे देखिए हम लोग क्या किए, हमने पानी में क्या डाला है, पानी में चीनी। तो पानी में चीनी जब डाले हैं तो पानी आपका ठोस है कि द्रव? पानी आपका द्रव है और चीनी आपका क्या है? तो ये किस प्रकार के विलयन है बताइए? ये आपका विलयन कैसा है? ये विलयन आपका द्रवीय विलयन है ना। तो द्रवीय विलयन में आपका घुलने वाला जो पदार्थ है, विलायक है, वो कौन है ना। चलो देखते हैं पॉइंट को कहाँ पे किया गया, ध्यान दीजिए। बैटरी लगेगा था ना, लगा ले सामान नीचे है। जय बोलना, समय बड़ी कम मिल। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, एक आप लोग पढ़ लीजिए। विलयता हम लोग देख रहे हैं जी, क्या देख रहे हैं? विलयता ना, साउंड कम करें, हाँ ठीक है। विलयता को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं, यहाँ पे विलयता लिखा है। तो कह रहा है कि देखिए, हालांकि यहाँ पे आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, सोलुबिलिटी, क्या लिखेंगे? सोलुबिलिटी, ठीक है। घुलनशीलता, विलयता किसी विलयन में विलेय की मात्रा को विलायक या विलयन के रेस्पेक्ट में, या तो विलायक के रेस्पेक्ट में ले लीजिए या तो विलयन के रेस्पेक्ट में, या तो पानी से कंपेयर कर लीजिए या तो पूरा जो मिश्रण बना है उससे कंपेयर कीजिए। लेकिन सबसे बेस्ट कंपेयर आपका विलायक के साथ होगा। ना कहेंगे कि 100 ग्राम पानी है और उस 100 ग्राम पानी में घुलने वाली चीनी की मात्रा 20 ग्राम है, बोलिए अनुमान लगा लेंगे कि नहीं कि पानी कितना 100 ग्राम और चीनी कितना। अब ऐसे हम कहते हैं कि टोटल 120 है, टोटल 120 है जिसमें घुलने वाली पानी की मात्रा 20 ग्राम है। तो फिर तो आपको बताना ही पड़ता कि जल कितना, तो आप किससे तुलना कर लीजिए डायरेक्ट, विलायक ना। विलयता किसी विलयन में विलेय की मात्रा को या तो विलायक के रिस्पेक्ट में या तो विलयन के रिस्पेक्ट में ना व्यक्त करने का एक क्या है, तरीका है। अच्छा, इसको पढ़ने से या इस टॉपिक को जानने के बाद हमको कुछ तो आइडिया मिलेगा ना, वही मिला है कि यह दर्शाती है कि विलयन कितना क्या है, घना है, या विलयन कितना पतला है। घना मतलब सांद्र, घना मतलब सांद्र और पतला मतलब तनु ना, लिखा होगा ना। जितना अधिक विलेय उतना ही अधिक क्या, विलयता। हम कह रहे हैं कि 100 ग्राम पानी में घुलने वाली चीनी की जो मात्रा है 80 ग्राम है, ओके, और उसी 100 ग्राम पानी में घुलने वाली चीनी की मात्रा है से 25 ग्राम है। तो कौन अधिक विलेय को घोल के रखा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला कंडीशन 100 में 80, 100 ग्राम पानी जिसमें घुली हुई वस्तु कितना है, 80 ग्राम में है। सेकेंड वाला कंडीशन में 100 में हमने 25 बोला ना, एक में 80%, अब एक में क्या परसेंट, 100 में कोई वस्तु जितना परसेंट उतना ही, 100 में कोई वस्तु जितना उतना ही परसेंट। तो 100 पानी है, 100 ग्राम पानी है, उसमें घुलने वाली चीनी की मात्रा 100 ग्राम, सॉरी 80 ग्राम, तो 80%, और 100 ग्राम ही पानी है, उसमें घुलने वाली क्या, चीनी की मात्रा 25 ग्राम, तो कितना परसेंट, 25% ना। 20% से जितना अधिक विलेय उतना ही अधिक क्या, विलयता। ठोस में द्रवों की क्या, विलयता के बारे में। ठोस में द्रवों की विलयता का क्या मतलब है कि ठोस है और उसमें कोई द्रव घुल रही होगी, बात समझिए, उल्टा नहीं समझिएगा। ठोस में द्रवों की विलयता, हम लोग जितना भी, जैसे कि हम लोग शरबतें बनाएं चीनी और पानी मिला करके, तो चीनी और पानी मिला करके हमने जो शरबत बनाया है वो किसमें किसकी विलयता को दिखाया, बताओ,
मतलब ठोस द्रव करके बोलिए, ठीक है। द्रव में ठोस की विलयता, बस समझिए, क्योंकि द्रव था से कौन था, पानी, यानी कि द्रव के रूप में आपका कौन है, पानी है, जो कि यहाँ पे विलायक की भूमिका में है ना। और घुलने वाली जो पदार्थ है वो आपका चीनी है, नमक है, या कोई और पदार्थ है। यूरिया ले सकते हैं, कोई और भी पदार्थ आप ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, अभी ये टॉपिक दूसरा है, याद रखिएगा। अभी जो हमने एग्जांपल दिया कि चीनी और पानी का एक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन किसको दिखा रहा होगा कि किसी द्रव में ठोस की विलयता को, किसी द्रव में ठोस की विलयता को, मतलब कौन सा विलयन, बिल्कुल द्रव्य विलयन, क्योंकि द्रव्य विलयन में आपका विलायक के रूप में कौन होना चाहिए, विलायक के रूप में आपका द्रव होना चाहिए, और विलेय के रूप में या तो ठोस या तो द्रव या तो गैस। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ठोस है, तो फिर भी ये कौन सा विलयन कहलाएगा, ये आपका द्रव्य विलयन कहलाएगा ना। आइए इस टॉपिक को देखिए, ठोस में द्रवों की क्या विलयता। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा लग रहा है कि नहीं। अच्छा, द्रव में ठोस की विलयता तो प्रॉपर ढंग से हो जाएगा, होगा ना। चीनी में पानी की विलयता, अब बताओ, थोड़ा अच्छा लग रहा है बोलने में। चीनी में कभी पानी घुलता है नहीं ना, पानी में चीनी घुलता है। इसका मतलब है कि जिसमें कोई घुल रहा है उसका नेचर को लेकर के हम लोग विलयन के प्रकार को बताते हैं, ठीक है ना। तो ठोस में द्रवों की विलयता मतलब मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, जो कैसा सॉल्यूशन, इसको देख करके आप लोग बताओ द्रव्य विलयन का है कि गैसीय का है कि ठोस का है, सोच के बताइए। देखो, ठोस में नहीं, कमरे में आदमी और आदमी में कमरे, फर्क है कि नहीं, बोलो कितना है। कमरे में आदमी और आदमी में कमरे, मतलब आदमी के अंदर कमरा संभव है, लेकिन कमरे के अंदर आदमी संभव है। इसका मतलब कि ठोस में द्रवों की विलयता, कौन सा विलयन का उदाहरण है बताओ, ठोसीय विलयन ना, यानी कि ठोस विलयन। क्योंकि ठोस यहाँ पे क्या हो रही है, ठोस यहाँ पे विलेय है कि विलायक, विलायक, और घुलने वाला पदार्थ कौन है, द्रव, द्रव है, यानी कि जो कि ये आपका विलेय है ना, यानी कि ठोस में द्रवों की विलयता। इसके बारे में आप देखो यहाँ पे, ठोस में द्रवों की विलयता का क्या मतलब है, उसका परिभाषा यहाँ पे, ठीक है। पेपर में आपको ही नहीं पूछेगा टर्म, ठीक है ना। ठोस में द्रवों की विलयता से उतना नहीं आता है जितना कि आपको द्रव में ठोस की विलयता से या द्रव्य विलयन से आता है। कौन सा विलयन, द्रव्य विलयन। मतलब हल्का सा एक नॉलेज के लिए आपका पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, ठोस में द्रवों की विलयता, सोलुबिलिटी ऑफ लिक्विड इन किसमें, सॉलिड, सोलुबिलिटी मतलब विलयता, हाँ। ठोस में मतलब ठोस में कौन घुल रहा है ऐसे बताओ, ठोस में कोई द्रव घुल रहा है, तो घुलने का कोई सीमा होगा ना, कोई लिमिटेशन होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम अल्प अमाउंट में द्रव ले लिए और दुनिया का समस्त ठोस पदार्थ उसी अल्प द्रव में घुल गया, या हम एक छोटा सा अमाउंट में कोई ठोस पदार्थ ले लिए और उस ठोस पदार्थ में दुनिया का तमाम तरल पदार्थ उसमें घुल गया। इस टॉपिक का मतलब जो है उसके अनुसार ना, तो कहा है कि ठोस में द्रवों की क्या होगी, विलयता होगा। इसका मतलब है कि ठोस में द्रवों की विलयता का मतलब है कि ठोस में कोई द्रव क्या हो रही होगी, घुल रही होगी। उसका भी कोई एक सीमा होगा ना, लिमिटेशन होगा ना। लिमिटेशन से परे, अगर लिमिटेशन को पार कर गया तो क्या वो विलयता बरकरार रखेगा, नहीं रखेगा। उसके संबंध में परिभाषा है, ठोस में द्रवों की विलयता वह अधिकतम अमाउंट है, यानी कि मात्रा है, उसको होगा ना सीमा। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कहता है कि हम 10 रोटी महत्तम खा सकते हैं, बात समझिए नहीं, तो देखिए उसको अगर 4 रोटी दे रहे हैं तो क्या वो नहीं खाएगा, 5 दीजिएगा तो नहीं खाएगा, 10 देंगे तो नहीं खाएगा। मतलब उसका अधिकतम खाने की कैपेसिटी कितना है, और 10 से अगर कम है तो क्या उसमें उसको कंप्रोमाइज करना होगा कि नहीं होगा। तो एक अधिकतम वैल्यू होना चाहिए, है कि नहीं। ठोस में द्रवों की विलयता वह अधिकतम अमाउंट है, मात्रा है, जो एक निश्चित तापमान पर, तापमान मैटर करता है कि नहीं। देखते हैं कि गर्मी के समय में अभी कपड़ा धोइए ना, 10 से 15 मिनट में आपका सूख जाएगा कपड़ा ना, और ठंडा वाला सीजन में, बरसात वाले सीजन में कपड़ा सूखता जल्दी नहीं सूखता। इसका मतलब है कि हमारे आसपास का जो क्या है, वातावरण है, वायुमंडल है, वो भी तो प्रभावित करता है ना।
जो एक निश्चित तापमान, तापमान कैसा होना चाहिए, जो एक निश्चित तापमान पर किसी ठोस में क्या हो जाती है, मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है सिस्टम। देखो ठोस में कौन घुल रहा है, कोई द्रव ना। और पहले जो एग्जांपल आप लोगों को देते आ रहे हैं वो क्या था, द्रव में ठोस मिल करके एक विलयन बना रहा था, जिस विलयन का नाम था द्रवीय विलयन। यहाँ पे उल्टा कहानी है। ठोस में द्रवों की विलयता वह अधिकतम मात्रा होती है जो एक निश्चित क्या, निश्चित ताप पर कोई ठोस में कौन घुली होती है, द्रव ना। कोई ठोस में द्रव आपका घुली हुई रहती है, जिससे विलयन कैसा बन जाए, विलयन संतृप्त बन जाए। संतृप्त बनने का मतलब है कि उसमें अगर और टेम्परेचर को बढ़ावें तो और टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाए तो ऐसा ना हो कि उसमें उस निश्चित ठोस में घुलने वाली विलेय की मात्रा बढ़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन में जो विलायक है, सॉरी जो विलेय है वो अधिकतम अमाउंट में घुली हुई है ना। जैसे कि खाने का कैपेसिटी 10 रोटी, लेकिन किसी को दी है 6 रोटी, तो क्या उसके पास अभी कैपेसिटी है ना कि वो 4 रोटी और खा सकता है, लेकिन 10 रोटी वो ऑलरेडी खा चुका है, तो क्या उसको अब कैपेसिटी है, नहीं है। तो कहने का अर्थ है देखिए ऑलरेडी निश्चित ताप पे कोई ठोस में कौन पहले से घुला हुआ अधिकतम अमाउंट में, कोई विलेय आपका पहले से ही घुला हुआ है। इसका मतलब है कि आप उसको बाहर से और अगर मिलाइएगा तो उस स्थिति में घुल नहीं पाएगा, यानी कि ऑलरेडी क्या बन चुका है, संतृप्त बना है। संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, वैसा विलयन जिसमें घुलने वाली विलेय की मात्रा अधिकतम होती है ना, यानी कि जो आपको आखिरी हद को भी पार कर चुका है, मतलब जो एक लिमिटेशन बना है कि इतना ही तक बस अब हमसे ना होगा, मतलब उसके बाद वो हार मान गया कि अब ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा अगर बराती वाला सीजन देखिए, लगन है सीजन है ना, एक पर एक पेटू आदमी होते हैं ना, होते ना, आखिर उनका पेट निश्चित तौर पे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि वो खाना का जो डोज है वो डोज की महत्तम सीमा को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। नहीं, खाने का क्या होता है, लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन को पार कीजिएगा तो भोजन आपका प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो वही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है टॉपिक, देखिए तो ठीक है ना। विलयता अगर आप लोग को पूछ दिया जाए तो लिख पाओगे ना। विलयता का मतलब है कि किसी विलायक में कोई कितना घुल रहा है, किसी विलायक में, आ जाइए, किसी विलायक में कोई पदार्थ कितना अमाउंट में घुल रहा है ना। ठोस में द्रवों की विलयता बता दिए कि कोई ठोस में कौन घुल रहा होगा, कोई ठोस में कोई द्रव घुल रहा होगा और घुलने की एक महत्तम कैपेसिटी भी होगा ना। तो वही बात है। लिखवाना पड़ेगा, बोलिए। हाँ लिख सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप से दिक्कत है, ग्रुप में नहीं डालेंगे, 2-3 पेज तो होगा ना, आज उतना तो पढ़ाया नहीं है, लिखवाने से थोड़ा समय जाता है उसमें, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग को समझा दें और लिखने के लिए घर से काम कर लीजिए, क्या थोड़ा सा सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, समझें। और देख रहे हैं ना मार्च आपका चल रहा है और समय भी 45 मिनट मिलता है, इतना तो हम भी देते हैं जबरदस्ती, ठीक है ना। जबरदस्ती का मतलब कि थोड़ा सा इन्हें भी टाइम लग जाता है, ये आते हैं किसको रेडी करते हैं, नहीं लाइट लगाते हैं। देखिए अभी आज ये वीडियो जो है ना पूरा क्या है, तिरछा हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको करेंगे तो हल्का सा तिरछा रह ही जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सरल शब्दों में, सरल शब्दों का मतलब कि ये आपको दूसरे शब्दों में होगा ना कि क्या इसका कहने का मतलब है। कितना द्रव किसी ठोस में क्या हो सकता है, घुल सकता है ना, उसे ठोस में द्रव की क्या कहा जाता है। विलयता बिल्कुल सिंपल है, कहने का अर्थ है कि मान लो कि एक गिलास आपके पास दूध है और उस दूध में आप, आ जाइए, मान लो दूध ना लेके आप चाय भी ले सकते हैं। सुबह देखते हैं कि व्यक्ति को रूटीन होता है कि सुबह में लोग क्या करते हैं, चाय के साथ में बिस्कुट ना, चाय के साथ में बिस्कुट लेते हैं। तो अब मान लो कि एक गिलास उसके पास चाय है, तो क्या पूरा दुनिया का सारा बिस्कुट वही खा जाएगा डुबा करके, बताओ वो नहीं आपका चाय में, नहीं ना, एक अमाउंट फिक्स होगा ना। मान लो कि जो आपने चाय लिया है कप में, उसमें आप महज महत्तम
3 बिस्कुट ही खा पाओगे। लेकिन आप जबरदस्ती ठुसले हैं कि ना एक में 6 को 7 को 8 को भी खा जाएंगे। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। नहीं, वो बढ़िया से आपको फिर वो बिस्कुट क्या नहीं हो पाएगा, उसमें घुलेगा नहीं, है ना। कितना द्रव्य, इसको देख लीजिए, ठीक है। कितना द्रव्य किसी ठोस में घुल सकता है, वो क्या बताएगा, ठोस में द्रव्य की क्या विलेयता। और अगर हम कहते हैं कि कोई किसी द्रव्य में कितना कोई ठोस पदार्थ घुल सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, बोलिए, द्रव्य में ठोस की विलेयता। कौन सा विलयन, द्रव्य विलयन। लेकिन कहते हैं कि पानी और एथेनॉल है, तो पानी और एथेनॉल से जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो आपका द्रव्य विलयन होगा। नहीं, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, रॉल्ट का नियम। कौन सा, रॉल्ट का नियम। विलेयता किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो निम्नलिखित बातों पे ना। किसके नेचर पे, विलायक के नेचर पे निर्भर करेगा, विलेय की जो नेचर होगा उसको पे निर्भर करेगा। हमारे वातावरण में क्या है, तापमान है, मतलब ताप से रिलेटेड, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है, दबाव है, उसके कारण भी प्रभावित हो सकता है। कहा जाता है कि लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स, समान समान को घोलता है, ठीक ना। अगर कोई ध्रुवीय विलायक है तो उसमें कौन घुलेगा, कोई ध्रुवीय विलायक है तो उसमें घुलने वाला जो विलेय होगा वो कैसा होगा, ध्रुवीय होना चाहिए। मतलब जिसका नेचर जैसा है उसी नेचर का अगर लीजिएगा तो उसमें उसकी जो सोल्युबिलिटी होगा ना वो एक मैक्सिमम होगा। मतलब लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स का मतलब है कि अगर कोई, जैसे पानी है, तो पानी आपका क्या है, ध्रुवीय है कि अध्रुवीय, तो पानी आपका ध्रुवीय है, ठीक ना। तो ध्रुवीय है तो उसमें आपका ध्रुवीय विलेय ही लीजिएगा तो एक निश्चित अमाउंट में वो क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। इसको हम लोग अगला दिन देखेंगे, ठीक है ना। महत्वपूर्ण यहाँ पे जो फैक्ट है उसको देख सकते हैं कि विलेयता किसको पे निर्भर करता है। एक ठंडा पानी में चीनी को डालिए और एक गर्म पानी में ना, दोनों सेम अमाउंट में विलायक है, लेकिन घुलने वाली जो क्या है, विलेय की जो मात्रा है उसमें डिफरेंट देखने के लिए मिल सकता है। इसका मतलब है कि वो किसको पे निर्भर कर रहा है, तापमान पे। नहीं, बाकी अगले दिन